नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे और आप सबकी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू और स्टेप वाइज से चल रही होगी। आज हमारे वीर बेंच का पहला दिन है और पहले दिन में आज हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्लास है। पहले क्लास में हम आज क्या करने वाले हैं तो कि शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें इसका भी पार्ट 1 रहने वाला है और आज हमारे पास 13 अक्टूबर है और रात दोपहर के 3 बजे, हर दोपहर के 3 बजे हमारी ये क्लास रहती है। स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य एवं नर्तक से हर एक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ तो कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी हो जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन आता है वहां से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं पूरे स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ तो कि 8 से 10 क्वेश्चन पूरे स्टैटिक जीके में हमेशा से पूछे जा रहे हैं। इस वजह से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे वजह से हमारे के कि हम इसको छोड़ के भी नहीं चल सकते। और इसमें आप मानो एक एक बात मेरे भाई के हिसाब से आप समझ के चलो कि अगर स्टैटिक जीके यहाँ से आपने इस हिसाब से पढ़ लिया ना तो ये 8 से 10 क्वेश्चन में से आप आराम से 8 में से 10 या 10 में से 10 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आराम से आप सोल्व कर पाओगे। इतना विश्वास आप मेरे पे रख सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करता हूँ। तो कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। किससे मिलती है तो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। और नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है तो कि पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। और उसके अलावा नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है पंचम वेद कहा जाता है। और नाट्य शास्त्र संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है संस्कृत संस्कृत भाषा में नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है तो कि भरत मुनि ने की है। उसमें पंचम वेद भी कहा जाता है और ये संस्कृत भाषा में है। ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी देता है। और शास्त्रीय नृत्य की संख्या के बारे में बात करूं तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है 8 संख्याएं हैं हमारे अनुसार। लेकिन संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितनी है संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है। और संगीत नाट्य एकेडमी के अनुसार कितनी है तो कि संगीत नाट्य एकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है। और संगीत नाट्य एकेडमी की स्थापना कब हुई थी संगीत नाट्य एकेडमी की स्थापना कब हुई थी तो 28 जनवरी 1953 को संगीत नाट्य एकेडमी की स्थापना हुई थी। और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो कि नौवा कौन सा है नौवा है हमारे पास छऊ। छऊ है वो नौवा है। और छऊ को क्या कहा जाता है तो कि छऊ को अर्ध अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और छऊ की मैं बात कर रहा हूं तो कि छऊ 3 राज्यों में होता है। और 3 राज्यों में छऊ होते 3 प्रकार के छऊ होते हैं। पहली बात तो कि मयूरभंज छऊ मयूरभंज छऊ। दूसरा छऊ होता है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ 3 प्रकार के छऊ नृत्य होते हैं। मयूरभंज छऊ किस राज्य में किया जाता है सरायकेला छऊ किस राज्य में किया जाता है तो कि मयूरभंज छऊ ओडिशा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है तो कि मयूरभंज छऊ ओडिशा राज्य में किया जाता है। वैसे सरायकेला छऊ झारखंड राज्य में किया जाता है। झारखंड राज्य में किया जाता है। और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है तो कि पश्चिम बंगाल पे किया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। फिर 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और किस राज्य के हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो कि पहली बात तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है उसके बारे में देते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें नाट्य शास्त्र से मिलती है जो कि भरत मुनि का है। और उसको पंचम वेद कहा जाता है और वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। और संगीत नाट्य एकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो कि संगीत नाट्य एकेडमी की स्थापना कब हुई थी कि 28 जनवरी 1953 को। और संगीत संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो कि 9वां कौन सा है तो कि छऊ है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ 3 राज्यों में किया जाता है। मयूरभंज छऊ ओडिशा में किया जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड में किया जाता है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सही बात यहाँ तक समझ में आई। फिर हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बयान कर लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में कौन सा नृत्य है और किस राज्य में किया जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम है तो कहाँ पे किया जाता है तमिलनाडु पे किया जाता है। उड़ीसा है तो कि कहाँ पे किया जाता है उड़ीसा में किया जाता है।
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, फिर मोहिनीअट्टम केरल में और सत्रिया असम में। सही बात है। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा राज्य है? केरल है। केरल का कौन सा है? कथकली और मोहिनी अट्टम। इससे आप एक और बात जान सकते हो कि लोक नृत्य जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं कथकली और मोहिनी अट्टम की बात करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि लोक नृत्य में सिंपल सी एक ट्रिक है। अगर केरल के लोक नृत्य के आपको जानना है तो उसमें कली या फिर अट्टम आएगा। जिसके भी पीछे कली या फिर अट्टम आएगा वो केरल का ही लोक नृत्य होगा। फोक डांस करेंगे हम, उसमें हम पढ़ेंगे। फिर हम आगे देखते हैं तो कि भरतनाट्यम। तो कि भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं तो भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? तो कि सदीरा। पुराना नाम क्या है? सदीरा है। या फिर अन्य नाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं भरतनाट्यम के? तो एक तो दासी अट्टम कहा जाता है इसको, भरतनाट्यम को दासी अट्टम कहा जाता है। और दूसरी बात अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीरा है, उसको दासी अट्टम एवं अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और भरतनाट्यम के विषय जानकारी की बात करूं, भरतनाट्यम विषय जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? भरतनाट्यम विषय जानकारी दो बुक से मिलती है। कौन कौन सी दो बुक है वो? भरतनाट्यम विषय जानकारी हमें दो बुक से मिलती है। कौन कौन सी दो बुक है? तो एक तो शिल्पादिकरम एवं अभिनय दर्पण से मिलती है। शिल्पादिकरम शिल्पादिकरम और अभिनय शिल्पादिकरम और अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण से जानकारी मिलती है। अगर मैं शिल्पादिकरम की बात कर रहा हूँ तो कि शिल्पादिकरम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कि इंग्लो। कौन है? इंग्लो। इंग्लो इसके लेखक है। तो अभिनय दर्पण की बात कर रहा हूँ तो कि अभिनय दर्पण के नंदीकेश्वर इसके लेखक कौन है? नंदीकेश्वर। इसके लेखक कौन है? तो कि नंदीकेश्वर अभिनय दर्पण के लेखक है। उसके बाद भरतनाट्यम की ही मैं बात कर रहा हूँ तो कि भरतनाट्यम किससे समर्पित है? तो कि भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। उसी के अलावा शैव धर्म के विचारों से प्रस्तुत है भरतनाट्यम। शैव धर्म के भरतनाट्यम शैव धर्म के विचार से प्रस्तुत है। विचार से प्रस्तुत है। किससे प्रस्तुत है? तो शैव धर्म के विचार से प्रस्तुत है। उसके बाद नृत्य का आरंभ कहाँ से होता है? अगर मैं भरतनाट्यम के नृत्य के आरंभ की बात कर रहा हूँ तो कि भरतनाट्यम के नृत्य का आरंभ कहाँ से होता है? तो कि आलारिपु से होता है। किससे होता है? आलारिपु से होता है। आलारिपु से भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत होती है। और भरतनाट्यम नृत्य का अंत कहाँ से होता है? तो आरंभ की बात हो रही है तो अंत की भी बात होगी। भरतनाट्यम नृत्य का अंत किससे होते हैं? तो थिलाला धिलाला से होता है। तिलाला 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 धिलाला से इसका अंत होता है। और अगर नटुवार की बात कर रहा हूँ, भरतनाट्यम में एक शख्स थे। कौन थे? तो कि नटुवार। कौन थे? नटुवार। वो कौन थे? तो कि भरतनाट्यम में कविता भरतनाट्यम में कविता पाठ करते थे। कविता पाठ करते थे मतलब कि भरतनाट्यम में कविताएं गाते थे। कौन? तो कि नटुवार, जो कि भरतनाट्यम से ही संबंधित है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ओडिसी।
तो क्या ओडिसी को ओरेली भी कहा जाता है? ओडिसी को क्या कहा जाता है? ओडिसी को ओरेली भी कहा जाता है। ओरेली स्नानम भी कहा जाता है, ओरेली नृत्य भी कहा जाता है। और ओडिसी नृत्य के जनक किसे कहा जाता है? ओडिसी नृत्य के जनक किसे माना जाता है? तो ओडिसी नृत्य के जनक गुरु पंकज, गुरु पंकज, पंकज चरण, गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास को माना जाता है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। उसके अलावा ओडिसी नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ तो किससे संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण से संबंधित है। उसके अलावा भगवान कृष्ण की जगन्नाथ की पूजा होती है, जगन्नाथ मंदिर की जो भी पूजा होती है उससे भी संबंधित है। भगवान जगन्नाथ, भगवान भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की पूजा से भी संबंधित है। पूजा से भी संबंधित है। उसके अलावा मैं आगे अगर बात करूं ओडिसी की, तो कि त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो कि त्रिभुंग, त्रिभुंग मुद्रा, मुद्रा में किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो कि त्रिभुंग मुद्रा में किया जाता है। उसके अलावा मैं ओडिसी की बात करूं तो शुरुआत कैसे होती है? तो कि मंगलाचरण से होती है। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं तो कि शुरुआत कैसे होती है? तो कि मंगलाचरण से ओडिसी नृत्य की शुरुआत होती है। उसके अलावा उसका अंत कैसे होता है? तो अंत मोक्ष से होता है। ओडिसी नृत्य का अंत कैसे होता है? तो ओडिसी नृत्य का अंत मोक्ष नामक नृत्य करने से होता है। और उसके बाद पखवाल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है नृत्य को समाप्त करने के लिए। नृत्य का अंत तो मोक्ष से होता है, लेकिन उसके अलावा पखवाल अक्षरों का, पखवाल अक्षरों का, पखवाल, पखवाल अक्षर का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है पखवाल अक्षरों का प्रयोग? नृत्य को अंत करने के लिए, नृत्य का अंत करने के लिए पखवाल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये किसका प्रतीक है? तो जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य है वो किसका प्रतीक है? तो कि ओडिसी नृत्य है वो जल तत्व का प्रतीक है। किसका है? जल तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो कि ओडिसी नृत्य एक जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी के बारे में सारी जानकारी मिल गई कि ओडिसी का जनक किसे कहा जाता है? तो ओरेली भी कहा जाता है। और जनक गुरु चरण, गुरु पंकज चरण दास को माना जाता है और भगवान कृष्ण से संबंधित है। उसके अलावा भगवान जगन्नाथ की पूजा से भी संबंधित है। और त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। शुरुआत मंगलाचरण से होती है, अंत मोक्ष से होता है। पखवाज अक्षरों का प्रयोग नृत्य के अंत करने के लिए होता है और महिलाओं द्वारा मुख्यतः नृत्य किया जाता है। उसके अलावा जल तत्व का प्रतीक है। कौन सा नृत्य? हमारा ओडिशा। तो ओडिसी नृत्य के बारे में इतना सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद मणिपुरी, तो कि किसका, कहाँ का नृत्य है? मणिपुरी, मणिपुर का नृत्य है। और मणिपुरी की मैं बात कर रहा हूँ तो किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्योंकि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित।
किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। उसके अलावा मैं आगे बात करना चाहूँ तो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं, बाल काल की कथाओं पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल काल की कथा पर आधारित है। कथाओं पर आधारित है। कौन सा नृत्य है? तो कि मणिपुरी भगवान श्री कृष्ण की बाल काल की कथाओं पर आधारित है। 3 श्रेणी में किया जाता है इसको। 3 श्रेणी में किया जाता है। कितनी श्रेणी में किया जाता है? तो कि 3 श्रेणी में किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है? कि तो कि लाई हरोबा, लाई हरोबा, दूसरी છે સકીર્તન, लाई हरोबा, શ્રી કીર્તન અને રામલીલા। સકીર્તન, तीसरी છે रामलीला। लीला 3 भागों में किया जाता है। और रामलीला राधा और कृष्ण पर आधारित है। रामलीला की मैं बात कर रहा हूं तो कि रामलीला राधा और कृष्ण पर आधारित है। राधा एवं कृष्ण पर आधारित है। कौन सी? रामलीला राधा एवं कृष्ण पर आधारित है। इसके अलावा मैं अगर मणिपुरी की बात कर रहा हूं तो मणिपुरी 64 तालों में होता है। 64 तालों में मणिपुरी नृत्य का प्रयोग होता है। उसके अलावा मैं मणिपुरी की बात करूं तो कली कलाकार में बात कर रहा हूँ मणिपुर के। तो मणिपुर के कलाकार कभी भी मणिपुर के कलाकार कभी भी दर्शक के सामने नहीं आते। जितने भी कलाकार है मणिपुरी के, वो कभी भी कलाकार है वो दर्शक के सामने नहीं आते। वो मणिपुरी नृत्य की खास बात है। फिर आगे देखते हैं हम कुचिपुड़ी। तो कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? पहली बात तो मुझे ये बता दो, कुचिपुड़ी कहाँ का है? जल्दी से बताओ। तो क्या आप बोलोगे सर कुचिपुड़ी आपने पहले ही बताया आंध्र प्रदेश का है। सही बात है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो कि इसका नाम कैसे रखा? तो कि इसका नामकरण कैसे हुआ? तो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुचेलापुरम। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुचेलापुरम, उसके नाम पर कुचिपुड़ी रखा है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का एक जिला कुचेलापुरम। कुचेलापुरम क्या है? कुचेलापुरम। उसके उसके नाम पर कुचिपुड़ी रखा। कुचिपुड़ी किसके नाम पर रखा? तो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुचेलापुरम, उसके नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य का नाम रखा गया है। भाषण एवं शुद्ध नृत्य को जोड़ने वाला एक ऐसा नृत्य है कि जो दूसरा कोई सा नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जो कि भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कौन सा? एक अकेला ही शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि भाषण एवं शुद्ध नृत्य दोनों को जोड़ता है। उसके अलावा पीतल होता है, जो कि हमारा पीतल होता है, उसकी तस्करी होती है। उसको पैर में रखकर नृत्य करने का प्रवचन होता है। पीतल की तस्करी को पैर में रखकर नृत्य किया जाता है। पीतल की तस्करी को पैर में रखकर नृत्य किया जाता है। या फिर किया जाने का प्रावधान है।
उसके अलावा तरंग मेल भी, इसको जो भी पीतल की तस्करी पैर में रख के नृत्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम तरंग मेल कहते हैं। तरंग मेल कहते हैं। उसके अलावा मैं अगर आगे बात कर रहा हूँ कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग होता है। किसका? कर्नाटक संगीत का। कर्नाटक संगीत का भी प्रयोग होता है। कर्नाटक संगीत का प्रयोग किसमें होता है? कुचिपुड़ी में होता है। उसके बाद में आगे बात कर रहा हूँ कथक की। तो क्या कथक के अन्य नाम क्या क्या है? कथक के कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो कि नटवरी कहा जाता है। कथक कहाँ का है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। नटवरी कहा जाता है। कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। कथाकारों कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। कथाकारों का नृत्य किसे कहा जाता है? कथक को। और नटवरी नृत्य किसे कहा जाता है? तो कि कथक को। और कथक कहाँ का है वो मुझे जरूर बताना। कथक कहाँ का है? यूपी का है। मैं बोल रहा हूँ सही है या फिर गलत है, राइट है या फिर रॉन्ग है, यस या फिर नो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। और किसके आधारित है? कथक नृत्य है वो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। किसके आधारित है? तो कि राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथाओं पर आधारित है। कौन सा नृत्य? तो कि कथक नृत्य है। उसके अलावा वेशभूषा में क्या होता है? अनारकली या लंबी कमीज, अनारकली साड़ी है या फिर लंबी कमीज पहन के नृत्य करा जाता है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना या फिर बनारस घराना, ऐसे जो बड़े बड़े घराने हैं वो इस नृत्य को करते हैं। कौन कौन से घराने करते हैं? तो कि लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, बनारस घराना। ये सब जो बड़े बड़े घराने हैं वो कथक नृत्य को करते हैं। उसके अलावा कथक नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ तो कथक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो कि मुगल काल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो कि मुगल काल से जुड़ा हुआ है। कौन सा कथक नृत्य है? वर्तमान रूप जो भी कथक का है, वर्तमान में जिस तरह से कथक नृत्य किया जा रहा है वो किसकी देन है? तो कि मुगलों की देन है। किसकी देन है? मुगलों की। जो भी वर्तमान नृत्य हो रहा है कथक का, वो किस तरीके से हो रहा है? तो कि वो जैसे मुगल करते थे, मुगल की वेशभूषा के आधार पर ही कथक हो रहा है। और फिर कथकली, तो कि कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कि कथकली केरल का नृत्य है। और कथकली किसके कौन करते हैं? तो कि मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसको बहुत कम लोग में करती है। उसके अलावा रामायण एवं महाभारत इसके मुख्य स्रोत है। रामायण और महाभारत, महाभारत पर महाभारत पर आधारित है। कौन सा नृत्य है? तो कि कथकली जो कि केरल का है। और कथकली केरल का है तो केरल का एक और दूसरा नृत्य भी है, दो नृत्य है। तो दूसरा नृत्य कौन सा है वो मुझे जरूर से बताइए। कहाँ पे है? तो कि रामायण और महाभारत पर आधारित है। और मुख्यतः कथकली क्या है? एक नाटक है। क्या है? एक प्रकार का नाटक है जिसमें एक कली होता है और एक कथकली होता है। एक कली होता है, कली को क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। उसको नायक के क्या नाम से? नाटक में एक नायक होता है। और नायक को क्या कहा जाता है? नायक को पांचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायक को पांचा कहा जाता है। एक खलनायक होता है, एक खलनायक होता है। खलनायक को क्या कहा जाता है? तो खलनायक को कली कहा जाता है। सही बात है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि नाट्य स्थान जो जहाँ पे भी नाट्य हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? तो कि कटमल चालम कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कटमल चालम कहा जाता है। जहां पे भी नाटक हो रहा है, नाटक स्थान को क्या कहा जा रहा है? अगर नाटक स्थान को कुटम चालम कहा जाता है। कुटुम्ब चालम कहा जाता है। कुटुम्ब चालम कहा जाता है किसको? नाट्य स्थान को। और शुरुआती केलुकोटिक ढोल बजाने से होती है। शुरुआत किससे होती है? शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। कथकली की शुरुआत किससे होती है? तो के केली केटू ढोल बजाने से होती है। केटू ढोल बजाने से होती है। किससे होती है? केलुकेटी ढोल बजाने से होती है। उसके अलावा ये किसका प्रतीक है? तो कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश तत्व का प्रतीक है। कौन सा? कथकली किसका प्रतीक है? तो क्या आकाश तत्व का प्रतीक है। उसके अलावा मैं मोहिनी अट्टम की बात कर रहा हूँ। तो मोहिनी अट्टम को क्या कहा जाता है? तो मोहिनी अट्टम का दूसरा नाम क्या है? तो कि मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। जादूगरनी का जादूगरनी का नृत्य मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। मोहिनी मतलब क्या होता है? मोहिनी मतलब कि सुंदर होता है। मोहिनी मतलब कि सुंदरी होता है। अट्टम मतलब होता है नृत्य। मतलब कि मोहिनी अट्टम सुंदर नृत्य अथवा तो सुंदरी का नृत्य ऐसे होता है। ये केवल अकेले महिलाओं द्वारा किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष इसको मोहिनी अट्टम को कभी भी नहीं करते हैं। और महिलाएं करती है तो के बालों में सफेद चमेली के फूल, बालों में सफेद चमेली के फूलों को लगा के करती है। बालों में क्या लगा के नृत्य करती है? तो कि सफेद चमेली के फूलों को लगा के नृत्य करती है। और से उसके अलावा इसका उल्लेख प्राचीन इतिहास में भी दिया गया है। किस में दिया गया है? प्राचीन इतिहास में भी इसका उल्लेख दिया गया है। कहाँ पे? व्यवहार व्यवहार नामा जो कि एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी दिया गया है। एक प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ व्यवहार नामा किसके लेखक, इसके लेखक कौन है व्यवहार नामा के? वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना इसके लेखक। व्यवहार नामा के लेखक, व्यवहारनामा के लेखक कौन है? मुझे कमेंट में जरूर से आंसर देना। व्यवहारनामा में भी मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा मैं सत्रिया की बात कर रहा हूँ। तो सत्रिया किसका है? असम का है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो अभी अभी नया नया जुड़ा है, इसीलिए। ये कितने साल पुराना है? तो क्या 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है और सबसे नया नृत्य है। कब ऐड किया गया इसको? सन 2000 में, सन 2000 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो कि सन 2000 में, ईस्वी सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में जोड़ा गया। उसके अलावा इसकी खोज लगभग 500 साल पुरानी हुई है और मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगर इसके संस्थापक बात करूं, संस्थापक की बात करूं, संस्थापक संस्थापक की बात करूं तो कि क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्रीमंत श्रीमंत शंकर देव को इसके संस्थापक माना जाता है। और अक्किया नाट के प्रदर्शन के लिए सत्य नृत्य का उद्भव हुआ था। किसके लिए इसको बनाया गया था? तो कि अक्किया, जो कि एक असम का ही नृत्य है, अक्किया नाट के प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। किसके प्रदर्शन के लिए बनाया गया था क्षत्रिया को? तो कि अक्किया नाट के एक नृत्य है, उसके प्रदर्शन के लिए क्षत्रिया को बनाया गया था। ये सही बात है।
और इसके अलावा मैं अगर दूसरी बात करूं तो क्षत्रिय एक असम के वैष्णव मठों से संबंधित है। क्षत्रिय किससे प्रभावित है? क्षत्रिय तो कि असम के वैष्णव वैष्णव मठों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णव मठों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कि वैष्णव मठों से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ कुछ जानकारी थी जो हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो इसके नर्तक से क्वेश्चन आता है, और उसके नर्तक से क्वेश्चन नहीं आता तो इससे क्वेश्चन आता है। हमेशा एग्जाम में आप मान के चलो एक से दो क्वेश्चन, अगर मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ तो एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज शास्त्रीय नृत्य का रहता है। शास्त्रीय नृत्य का और लोक नृत्य का दोनों का मिला के 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य और उसके नर्तक से होता है, और 1 से 2 क्वेश्चन फोक डांस से होता है, मतलब कि लोक नृत्य से, भारत के किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है उससे होता है। तो मतलब कि आप अगर स्टैटिक जीके को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टैटिक जीके से अकेले से 8 से लेके 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके अकेले में पूछे जाते हैं। 8 से लेके 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और ये स्टैटिक जीके एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक साथ ही रहता है उस वजह से। तो चलिए आज के क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसे कि आप सबको पता है, हम 30 मिनट से लेके 35 मिनट तक मैक्सिमम अपना क्लास चलाते हैं, और फिर हम उस क्लास को ध्यान कर देते हैं। फिर हम 30 के 35 मिनट में भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ छोड़ के चले जाते हैं। वैसा हम जो भी अदर क्लासेस की बात कर रहे हैं तो कि वो अगर 1 डेढ़ घंटे में जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो सारी चीजें हम 31 20 25 या 30 35 मिनट में कवर कर रहे होंगे उस वजह से। तो आज का हमारा पहला सेशन था। तो फिर हम कल मिलेंगे शास्त्रीय नृत्य के नर्तक के बारे में जानकारी लेके, कौन से नर्तक है और कितने कितने नर्तक इंपोर्टेंट है। उसमें भी भरतनाट्यम के नर्तक सबसे इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पुराना नृत्य है भरतनाट्यम, इससे लगभग 2000 साल पुराना है, उस वजह से उसके नर्तक भी बहुत ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी वही है। अगर शास्त्रीय नृत्य के नर्तक से क्वेश्चन आता है तो मैक्स टू मैक्स भरतनाट्यम का नर्तक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उस वजह से। सही बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं कब, तब तक के लिए सबको बाय बाय।